नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना नौबार। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बात करेंगे बिहार की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पटना में भगवान श्री कृष्ण के विचारों पर आयोजित सांस्कृतिक सम्मेलन में कहा कि भगवान श्री कृष्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था के पक्षधर थे और उनकी सरकार उनके बताए मार्ग पर चल रही है। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने के लिए मध्य प्रदेश में उनकी लीला स्थलों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है। डॉक्टर यादव ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने राम राजकाज में लोकतांत्रिक मूल्यों और सभी के विचारों को महत्व दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में गीता भवनों का निर्माण किया जाएगा और सांदीपनी विद्यालयों की स्थापना की जा रही है ताकि गुरुकुल शिक्षा पद्धति को प्रोत्साहित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की मूल पहचान उनकी समृद्ध संस्कृति है और भगवान श्री कृष्ण की धरती पर हमें अपनी संस्कृति और मूल्यों पर दृढ़ता से आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने बिहार के लोगों को मध्य प्रदेश आने का आमंत्रण दिया और कहा कि भगवान श्री कृष्ण की स्मृतियां और उनकी लीलाएं मध्य प्रदेश के कण कण में समाई हैं। डॉक्टर यादव ने कहा कि सबका समग्र विकास ही लोक कल्याणकारी राज्य का मूल उद्देश्य है और मध्य प्रदेश तेजी से अग्रसर है। उन्होंने कहा कि विरासत से विकास की अवधारणा को आत्मसात कर देश के विकास में योगदान के लिए मध्य प्रदेश समर्पित है। हमने कहा कि भगवान का निमित्त मनुष्य के जीवन में उनके जीवन के सभी पड़ावों पर एक से बढ़कर एक हमको ये ध्यान में आता है कि भगवान कृष्ण के उस गौरवशाली अतीत को अगर स्मरण करें तो जो कंस से लड़ ले, भगवान कृष्ण का उस समय की आयु तो उनकी 11 ही साल थी, लेकिन छोटी आयु में भी बड़े से बड़े आदमी से लड़ने की हिम्मत अगर किसी में हो सकती है तो यदुकुल गौरव भगवान कृष्ण में ही हो सकती है। हमारा वो गौरवशाली अतीत हमको याद दिलाता है जिसके बलबूते पर दुनिया भगवान को एक अलग रूप में देखती और हमने उनका पूरा जीवन देखा। हर एक जगह धर्म की लड़ाई की और धर्म अनुसार जीवन जीने की प्रेरणा रहेगी। वहाँ भगवान कृष्ण सदैव दिखाई देते। उनके जीवन में अपने पशुपालन के माध्यम से कोई नाम उनको पसंद हो न हो, लेकिन गोपाल नाम लेते ही वो आनंद में डूब जाते। जीवन भर सदैव गोपाल कृष्ण कहलाकर आनंद महसूस करते रहे। बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट के मंत्री जीवेश मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने उनकी बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग की है। तेजस्वी ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि मंत्री मिश्रा ने सड़क की स्थिति पर सवाल पूछने वाले पत्रकार धीरज के साथ मारपीट की। वीडियो में मंत्री खुद पुलिसकर्मियों से कहते नजर आ रहे हैं, पीटो इसको। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि पत्रकार ने शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने में आवेदन दिया, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उन्होंने कहा कि गरीबों को शराब के नाम पर पकड़कर जेल भेजा जाता है, लेकिन जब मंत्री अपराध करते हैं तो कार्रवाई तक नहीं होती। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि जीवेश मिश्रा पर पहले से ही नकली दवा बेचने का केस दर्ज है, फिर भी मुख्यमंत्री ने उन्हें कैबिनेट में जगह दी। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के जारे दौरे के समय ही मंत्री मिश्रा ने पत्रकार पर हमला करवाया। तेजस्वी ने ऐलान किया कि वे दरभंगा जाकर पीड़ित पत्रकार को अपने साथ थाने ले जाएंगे और मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में पूरी तरह अराजकता है, पुलिस गरीबों को फर्जी मामलों में फंसा रही है और मंत्रियों के अपराध पर पर्दा डाला जा रहा है। यही क्या लोकतंत्र और सुशासन है? तेजस्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी दखल देने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को तुरंत मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को निर्देश देना चाहिए कि मंत्री जीवेश मिश्रा को बर्खास्त कर जेल भेजा जाए। दरभंगा में जौले विधायक और मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा पर एक यूट्यूबर ने मारपीट का आरोप लगाया है। इस मामले में अब मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पीड़ित यूट्यूबर दिवाकर को साथ लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद सिंहवाड़ा थाने पहुंचे और मंत्री पर केस दर्ज कराया। तेजस्वी ने चेतावनी दी कि अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो वे चक्का जाम करेंगे। इससे पहले पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने मंत्री का इस्तीफा मांगा और कहा कि पत्रकार को पीटना, गाली देना लोकतंत्र पर हमला है। तेजस्वी ने कहा कि प्रशासन मंत्री को बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन सच्चाई सामने आनी चाहिए। उन्होंने भाजपा पर सत्ता के नशे में चूर होने का आरोप लगाया। यूट्यूबर दिवाकर का कहना है कि उन्होंने मंत्री से सिर्फ सवाल पूछा था,
जिस पर मंत्री भड़क गए और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उसकी पिटाई कर दी। आरोप है कि उनका माइक तोड़ दिया गया, कपड़े फाड़ दिए गए और गाली गलौज भी की गई। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में भोजपुर के अगियाओं विधानसभा में बिहार बदलाव जनसभा करने पहुंचे। चरपोखरी प्रखंड कार्यालय मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा सांसद संजय जायसवाल पर जोरदार हमला किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है। संजय जायसवाल जैसे नेताओं का दुर्दिन आता है तब हम जैसे लोगों से उलझते हैं। अभी वो उछल रहे हैं लेकिन 4 दिन में ही ठंडे हो जाएंगे। उन्होंने आगे भाजपा सांसद पर पलटवार करते हुए कहा कि वो मुझे 7 जन्म में भी जेल नहीं भिजवा सकते। बिहार और दिल्ली में उनकी पार्टी की सरकार है, जो चाहे कर ले। वहीं प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री मोदी की पूर्णिया यात्रा में सरकारी शिक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं है, पीएम जब भी आते हैं तब बिहार को कुछ नहीं मिलता, बल्कि गरीब जनता का सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च होता है। सरकारी खर्च पर सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल, सरकारी कर्मियों से भी भीड़ जुटाई जाती है, फिर भाजपा वाले अपनी पीठ ठोकते हैं। ऐसा तुमको पहले बोले हैं, गीदड़ का जब मौत आता है उस शहर की ओर भागता है। तो संजय जायसवाल जैसा टुटपुंजिया नेता का जब दुर्दिन अभी आने वाला है तो उछल रहे हैं। इनके बड़े भाई दिलीप जायसवाल ऐसी तरह उछल रहे थे, कह रहे थे पैसा किशोर। अब जाके पूछिए तो क्या बोल रहे हैं। तो जैसे हाथ वो जोड़ रहे हैं वैसे ही भी अभी 4 दिन में ठंडा हो जाएंगे। इनको पहले हाथ पाँव मार लेने दीजिए, जितना उछलना है उछल लेने दीजिए। कहा क्या था कि प्रशांत किशोर को जेल में डलवाएंगे। इनका 7 हम छुपे हुए लग रहे हैं तुमको। चूहे के तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? तब 7 जन्म लगेगा ना संजय जायसवाल को, तो हमको जेल में हमको भिजवाएंगे। हम यहीं पर खड़ा हैं बिहार में, डंके की चोट में। सरकार है संजय जायसवाल का बिहार में और दिल्ली में। जो दम है तो करके दिखा लो। बोल रहे हैं कि तुम चोर हो, पेट्रोल का पैसा चोरी करते हो और वहाँ अपने पेट्रोल पंप के धंधा के लिए वहाँ पर फ्लाईओवर 10 साल नहीं बनने दिया। ये बात बेतिया की एक जनता कह रही है, फिर से कह रहे हैं। जहाँ जाके जाना है केस कर दो, मानने वाले नहीं है। वहाँ नगर निगम के जो व्हीकल्स हैं उसमें तेल भराने के लिए जाली बिल बनाता है ये आदमी। बेतिया के सारे पेट्रोल पंप ओनर्स ने बाजाप्ता नगर निगम में कंप्लेन किया। नगर निगम की बैठक में प्रोसीडिंग में लिखा गया कि संजय जायसवाल के पेट्रोल पंप से जो सरकारी नगर निगम की गाड़ियों में तेल भरा जाता है 10 लीटर, बिल बनाता है 20 लीटर का। ये तेल चोर आदमी हमसे क्या बात करेगा? जब और दम अगर है, हम तो यहीं खड़े हैं। हम गलत बोल रहे हैं तो हम पर केस कर दो। बोला है ना कि हम जेल में भिजवा देंगे। कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड में बीर मानपुर क्षेत्र के डीलर चंदा देवी पर 150 क्विंटल राशन गबन का आरोप लगा है। मुड़ी गांव निवासी सुमित कुमार पटेल ने कैमूर जिलाधिकारी को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। जिलाधिकारी ग्रामीणों ने भी डीलर पर कम राशन देने का आरोप लगाया है। भभुआ एसडीएम के निर्देश पर जांच में डीलर के पास 115 क्विंटल राशन कम पाया गया है। एसडीएम ने डीलर के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। 14 आदमी का वो नाम है। अच्छा, उसमें से 9 आदमी का राशन दिया और 5 आदमी का राशन नहीं दिए। क्या बोले डीलर? बोले कि नहीं, इतना ही आदमी का राशन निकल रहा है। देवी डीलर हैं, उनके यहाँ एमओ साहब जाँच करने आए थे। उसमें कई कमियां पाई गई, जिनके यहाँ 115 कुंटल गमन का आरोप लगा भी है। जाँच उनके यहाँ 100 कोई भी निकला हुआ है। मैंने आवेदन दिया था उनके यहाँ 2 बार 3 बार सो कोच में इस पर कार्रवाई नहीं, जिस पर सहरसा में 102 एम्बुलेंस कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल चौथे दिन भी जारी है। अपनी मांगों को लेकर एम्बुलेंस कर्मी सदर अस्पताल परिसर में धरने पर बैठे हैं और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हड़ताल के कारण मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी हो रही है, क्योंकि उन्हें प्राइवेट एम्बुलेंस की मदद लेनी पड़ रही है, जो काफ़ी महंगी पड़ रही है। एम्बुलेंस कर्मियों का कहना है कि उन्हें 12 घंटे की ड्यूटी के लिए पूरा भुगतान नहीं किया जा रहा है, जबकि उन्हें 8 घंटे के काम के लिए भुगतान किया जाता है। एम्बुलेंस कर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का लाभ भी मांग रहे हैं, जो वर्तमान में नहीं दिया जा रहा।
सिमरी बख्तियारपुर में महागठबंधन कार्यकर्ताओं की बैठक हंगामे के बीच संपन्न हुई, जिसमें आगामी 2025 विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई गई। कार्यकर्ताओं ने स्थानीय विधायक यूसुफ सलाउद्दीन की कार्यशैली पर सवाल उठाए और कहा कि वे महागठबंधन के शीर्ष नेताओं के प्रति निष्ठावान हैं, लेकिन विधायक की कार्यप्रणाली से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने विधायक पर भ्रष्टाचार के खिलाफ मुंह बंद रखने और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। वीआईपी के प्रदेश प्रवक्ता मिथिलेश विजय ने कहा कि जनता बदलाव चाहती है और यदि विधायक को ही उम्मीदवार बनाया गया तो हार सुनिश्चित है। अख्तर सिद्दीकी ने ऐसे उम्मीदवार की मांग की जो जनता के सुख दुख में सहभागी हो और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए। अमर कुमार पप्पू ने भी नया चेहरा उतारने की वकालत की। बैठक में विधायक के समर्थक और गठबंधन के दल आमने सामने हो गए, जिससे हंगामा हुआ। हालांकि थोड़ी देर बाद पुनः बैठक को संचालित किया गया। ये बैठक का सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा महागठबंधन का कार्यकर्ता का एक ही मांग है कि सिमरी बख्तियारपुर यूसुफ सलाउद्दीन विधायक को यहाँ चेंज किया जाए, क्योंकि ये यादव विरोधी है और राजद विरोधी है। ये दोनों बापूत को अगर टिकट मिलेगा तो ये सीट हम लोग हारेंगे। इनकिलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांकेर जिले के नरहरपुर में आदिवासी समाज द्वारा आयोजित ठाकुर जोहारनी कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने आदिवासी समाज के इष्ट आराध्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने नरहरपुर क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इनमें 30 करोड़ रुपए की लागत से बागौड़ निकट का निर्माण, नरहरपुर में 132 kV विद्युत सब स्टेशन की स्थापना हेतु 30 करोड़ रुपए, मावा मादोल लाइब्रेरी के लिए 20 लाख रुपए, ग्राम डोडरा पहाड़ में गोंडवाना सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 20 लाख रुपए, नरहरपुर में मोबाइल टावर की स्थापना, नरहरपुर में सर्व सुविधा युक्त विश्राम गृह निर्माण के लिए 80 लाख रुपए और नरहरपुर विकासखंड के गोंडवाना समाज के सभी 12 मुंडा क्षेत्रों में 12 टीन शेड निर्माण हेतु 10-10 लाख रुपए के मान से कुल 1 करोड़ 20 लाख रुपए शामिल हैं। लेकिन सरकार उस पर कड़ाई से कार्रवाई कर रही है। देखिए, हम लोग हाफ बिजली से मुफ्त बिजली की ओर लोगों को ले जा रहे हैं और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, जिसमें केंद्र शासन की तरफ से सब्सिडी है, लेकिन प्रदेश शासन भी अभी वर्तमान बजट में प्रावधान करके केंद्र शासन का 1 किलोवाट में 30,000 की सब्सिडी है और प्रदेश शासन का 15,000 का है। तो इस तरह से लागत का 75% सब्सिडी के रूप में उनको मिल जा रहा है और बैंक लोन की भी सुविधा है। कुछ महीने साल में वो पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे, उसके बाद पूरी तरह से उनकी बिजली फ्री हो जाएगी। बल्कि जो ज़्यादा किलोवाट का अगर सोलर प्लेट लगाते हैं अपने छतों में, तो वो अपनी बिजली की आवश्यकता पूरी करके वो बेच भी पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का आगमन जांजगीर चांपा में हुआ। उन्होंने नगर पालिका परिषद जांजगीर नैला और चांपा में 19 करोड़ 53 लाख से अधिक की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। उन्होंने जांजगीर नैला भवन के लिए 2.5 करोड़, विकास कार्यों के लिए 2.5 करोड़ और चांपा नगर पालिका में मूलभूत सुविधाओं के लिए 3 करोड़ रुपए की घोषणा की। जांजगीर में 4 करोड़ 47 लाख की लागत से नालंदा परिसर, सेंट्रल लाइब्रेरी से रीडिंग जोन, 10 करोड़ 84 लाख से एसटीपी तथा 1 करोड़ 97 लाख से पाइपलाइन विस्तार एवं संपेवल निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया गया। साथ ही 30 लाख की लागत से अटल परिसर और 20 लाख की लागत से नवनिर्मित चौपाटी का लोकार्पण किया गया। चांपा में 1 करोड़ 8,54,000 रुपए से अधिक की लागत वाले कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ। इसमें 48.56 लाख पानी की टंकी, 29,98,000 की कर्मचारी आवास और 30 लाख की लागत से अटल परिसर का लोकार्पण शामिल रहा। अरुण साव ने कहा कि सरकार हर नगर निकाय में जन सुविधाओं का विस्तार कर रही है और छत्तीसगढ़ तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। विपक्ष के विधायक व्यास कश्यप ने चांपा में बिजली कटौती की गंभीर समस्या और जांजगीर से चांपा तक 4 लेन सड़क बनाने की मांग रखी, लेकिन इसके लिए फिलहाल उप मुख्यमंत्री ने कोई घोषणा नहीं की। और एक ओवरहेड टैंक
और नगर पालिका कर्मचारियों के लिए 4 नग आवास के निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ है। मैं चांपा नगर वासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता हैं, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री हैं और यह वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष है। हमारी सरकार अटल निर्माण वर्ष के रूप में इस वर्ष को मना रही है और छत्तीसगढ़ के विकास में जो उनका योगदान, छत्तीसगढ़ के निर्माण में जो उनका योगदान है, उसे हमेशा यादगार बनाए रखने के लिए सभी नगरीय निकायों में हमारी सरकार ने अटल परिसर के निर्माण की योजना बनाई है। अधिकांश निकायों में अटल परिसर का निर्माण हो चुका है और बाकी जो बचे हैं वहां पर भी शीघ्र हो जाएगा। देश भर में हिंदी दिवस के अवसर पर 14 से 29 सितंबर तक मनाए जा रहे हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत सामरिक क्षेत्रीय मुख्यालय आईटीबीपी में सोमवार को हिंदी पखवाड़े का विधिवत शुभारंभ किया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर गुजरात में आयोजित 5वें राष्ट्रीय राजमार्ग राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन कर हिंदी दिवस का शुभारंभ किया था और सभी केंद्रीय कार्यालयों में हिंदी पखवाड़ा मनाया। आपको बता दें, इसी कड़ी में सामरिक क्षेत्रीय मुख्यालय आईटीबीपी कोंडागांव में समारोह आयोजित हुआ। इसी अवसर पर सेनानी स्टाफ एएन दत्ता ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सरकारी कार्य में सरल और सहज हिंदी अपनाने का बल दिया। कार्यक्रम से क्षेत्रीय मुख्यालय खोर्धा के सभी अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। सहायक सेनापति ने जानकारी दी कि हिंदी पखवाड़े के दौरान कुल 7 प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें 2 प्रतियोगिताएं विशेष रूप से हिंदीतर भाषी कार्मिकों के लिए होंगी। सभी कर्मचारियों से प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लेने का आग्रह किया गया। उल्लेखनीय है कि हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को राष्ट्र की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया था। इस दिन अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने की अपेक्षा की जाती है। नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय महामंत्री दिलीप सिंह ने राजधानी रायपुर में संगठन की सांगठनिक मीटिंग में विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ में संगठन की भूमिका की सराहना की और कहा कि डॉक्टर राकेश मिश्रा के नेतृत्व में संगठन ने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी विचार मंच का उद्देश्य शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाना है और राज्य शासन अधिकारी और हितग्राहियों के बीच सेतु का काम करना है। नरेंद्र मोदी विचार मंच छत्तीसगढ़ में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और नरेंद्र मोदी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। नरेंद्र मोदी विचार मंच शासन की 200 से अधिक योजनाओं का प्रचार प्रसार करता है और राज्य शासन अधिकारी और हितग्राहियों के बीच सेतु का काम करता है। भारत तो विश्व गुरु पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। और चूँकि भारत जो है ये सनातनियों का देश है, साधु संतों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ कोई बाबर पैदा नहीं हुआ था, यहाँ कोई अकबर पैदा नहीं हुआ था, यहाँ कोई हुमायूं पैदा नहीं हुआ था, यहाँ तो भगवान श्री राम पैदा हुए थे, यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए थे। तो ये तो सनातनियों का देश है। पहली बात तो ये है कि हम तो सनातनियों के लिए लड़ रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। और जो आज हमारे साधु संतों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर हमारे साधु संत मारे जाते हैं। हम सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं कि साधु संतों के लिए एक विशेष कानून बनाया जाए ताकि साधु संत सुरक्षित रहें। और भी 11 सूत्री मांगों को लेकर हम अभी बीच में माननीय मोदी जी से भी मिले थे, उनको भी हमने एक ज्ञापन दिया ताकि साधु संत को सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष कानून बनाया जाए। ठीक। स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई दावे किए जाते हैं, लेकिन समय समय पर ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है जो इसे बदहाल कर देती है। सूरजपुर में जारी एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला है। हड़ताल के कारण मरीजों को इलाज में देरी हो रही है और उन्हें इंजेक्शन, दवाएं और बाटल देरी से लग रहे हैं। मरीजों को लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। नर्सिंग कॉलेज की छात्र छात्राओं से काम कराया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या उन्हें पूर्णतः अनुभव है इन कार्यों के करने का, और कहीं कोई घटना घटे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा।
छठ महापर्व आयोजन समिति महादेव घाट रायपुर की बैठक वीआईपी चौक के पास बेबीलोन टावर रायपुर में आज आयोजित की गई। यह बैठक छठ महापर्व आयोजन समिति महादेव घाट रायपुर के आयोजन प्रमुख राजेश सिंह के मार्गदर्शन को आयोजित की गई। इस बैठक में सर्वसम्मति से महादेव घाट पर इस वर्ष छठ पूजा को मनाने का निर्णय लिया गया। इस साल छठ महापर्व के नहाय खाए की शुरुआत 25 अक्टूबर से होगी। पर बात करेंगे झारखंड की प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की मौजूदगी में रविवार को झारखंड के पूर्व प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त अपर सचिव अवध नारायण प्रसाद ने अपने दर्जनों साथियों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इसके साथ ही नेतरहाट स्कूल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर प्रसाद पासवान ने भी नेशनल एजुकेशन कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। वहीं पार्टी में शामिल नए चेहरों का स्वागत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि डॉक्टर प्रसाद पासवान शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में लंबे समय से काफी सक्रिय रहे हैं। उनके अनुभव से संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी। गढ़वा जिले की महिलाओं को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दशहरा से ठीक पहले बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया। ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लंबे इंतजार पर विराम लगा दिया है। दरअसल अब जिले के 2.21 लाख लाभुकों के बैंक खातों में जुलाई महीने की 2,500 रुपये की राशि भेजने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसे लेकर विभागीय अधिकारियों ने जानकारी दी है कि ये राशि इसी हफ्ते के अंदर लाभुकों के खातों में पहुंच जाएगी। इसके साथ ही नवरात्रि से पहले अगस्त महीने की राशि भी भेजने की तैयारी शुरू हो चुकी है, यानी इस महीने लाभुकों को 2 किस्तों में कुल 5,000 रुपये का लाभ मिलना तय है। रिम्स की व्यवस्थाओं संबंधित मामले पर झारखंड उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद बीते शनिवार को सेवानिवृत्त न्यायाधीश अमरेश्वर सहाय की अध्यक्षता में रिम्स शासी परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस दौरान बैठक में 16 एजेंडों की समीक्षा की गई, जिसके तहत रिम्स में 100 नए वेंटिलेटर खरीदने पर विचार किया गया। साथ ही एक नई MRI मशीन और सिटी स्कैन मशीन की खरीद पर भी चर्चा हुई। रांची नगर निगम ने पूरी राजधानी को कचरा मुक्त और साफ सुथरा बनाने के उद्देश्य से जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए एक बड़े पैमाने पर अभियान चलाया, जिसके तहत कल देर शाम उप प्रशासक रविंद्र कुमार ने रांची के अपर बाजार क्षेत्र का भी निरीक्षण किया, जहां सफाई व्यवस्था की जांच हुई और सड़क पर कचरा फैलाने वाले 6 प्रतिष्ठानों पर कुल 18,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। एनडीए का घटक जनता दल यूनाइटेड से जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा विधायक सरयू का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने मंत्री इरफान अंसारी को 1,000 खून माफ किया है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री की माने तो अब खुद उन्हें अपनी स्वास्थ्य की चिंता सताने लगी है। भाजपा के लगातार प्रहार से अब उन्हें लग रहा है कि भाजपा की वजह से अब उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा, फुल बॉडी चेकअप भी कराना पड़ेगा। आप मानते हैं कि आप लोग अपने विरोधियों का इतना पीछा करने लगे हैं कि उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है? मैं तो भाई इरफान अंसारी साहब उनके पिताजी हम लोग के दोस्त रहे हैं, मित्र रहे हैं। तो मैंने तुमको कहा है भाई आपका 1000 खून मेरे लिए माफ है, मैं आपको कहीं कुछ भी तंग नहीं करूँगा, एकदम नहीं करूँगा, इसलिए मैं उनको परेशान नहीं करता। तो मेरे अलावे भी तो लोग हैं ना। तो मान लीजिए मैंने उनको उत्तरवत कहिए स्नेह के लिए कहा कि भाई आप के सीखने की उम्र है, आप अनुभव करिए, सीखिए, पहली बार मंत्री बने हैं और थोड़ा जोश है जवानी का, तो उसमें बहुत सारे काम। झारखंड पुलिस के नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल हजारीबाग जिले के गोरहर थाना क्षेत्र में पुलिस और कोबरा बटालियन के संयुक्त टीम के साथ भाकपा माओवादियों की मुठभेड़ हुई। इस दौरान 1 करोड़ के नामी नक्सली के साथ 2 अन्य कुख्यात नक्सली भी मारे गए हैं, जिसकी आधिकारिक पुष्टि झारखंड पुलिस मुख्यालय ने की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।